power on. You've plugged into Nirvana. You're now connected to Boat Zone 650. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज वेस्कुलर डिसीज के बारे में समझ रहे हैं और साथ में कार्डियक साइकिल के साथ हार्ट साउंड को समझने की कोशिश करते हैं। वेस्कुलर डिसीज की बात करेंगे दोस्तों तो वेसल्स को कौन नहीं जानता। आप में से सारे लोग वेसल्स को जानते हैं। आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, ये सब वेसल्स होते हैं। लिम्फेटिक चैनल, ठीक है। याद रखना दोस्तों, लिम्फेटिक चैनल का लिम्फेटिक सिस्टम में स्टडी की जाती है। आर्टरी और वेन्स की स्टडी आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में स्टडी की जाती है। दोस्तों ये होती क्या है और इनसे रिलेटेड डिसीजेस होती क्यों है और उसका आपके टेबल प्रैक्टिस में क्या महत्व है। दोस्तों फ्लेक्सिबल ट्यूब का एक सिस्टम होता है, ठीक है। कुछ बहुत ही बड़ी, कुछ बहुत ही छोटी, कोई बिल्कुल छोटी टीनी वेसल्स होती है जो पूरी बॉडी में दोस्तों फ्लूइड को मूव करती रहती है। यानी अगर आप टेबल प्रैक्टिस की बात करोगे दोस्तों, इनमें से कुछ जो होते हैं ब्लड को मूव करती है, जैसे कि हार्ट बीट करता है। जैसे हार्ट बीट करता है वैसे ही ब्लड मूव करना शुरू करता है। ब्लड को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के साथ में पंप करने का काम करती है दोस्तों हार्ट, ताकि टिश्यूज को जितना भी लेवल पर फीड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो फीड को प्राप्त कर सके दोस्तों, उसको कैरी कर ले। इसीलिए वैस्कुलर सिस्टम में पंपिंग सिस्टम मौजूद है। हार्ट पंप करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई के माध्यम से आपके बॉडी में जाता है। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, जब वहां पर ब्लड गया, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन लेकर गया, वहां पर उसने पूरा काम किया। काम करने के बाद में वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई और मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट बना, वही मेटाबॉलिक वेस्ट लेकर फिर वेंस जो होती है आपकी बॉडी में, हार्ट में चली जाती है। और वहां से ये सिस्टम पूरा वैस्कुलर सिस्टम कहलाता है। ये पूरा वैस्कुलर सिस्टम आपके बॉडी को प्यूरिफाई करने का काम करता है। आर्टरीज हार्ट से दूर की तरफ ब्लड को ले जाती है, वीनस हार्ट में वापस रिटर्न ब्लड को लाती है, और इसी पूरे सिस्टम को आप वैस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। कई डिसीजेस होती है जब हम टेबल प्रैक्टिस में जिक्र करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, तो आप याद रखिएगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के तमाम केसेस में वेस्कुलर डिसीज आपको देखने को मिलेगा। यानी वेसल्स में कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, कोई ना कोई डिजीज होती है, जिसके कारण सारी प्रोसेसेस होती है। याद रखना दोस्तों, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स एक क्लियरेंस सिस्टम का एक पार्ट होता है दोस्तों, जो हमारी पूरी बॉडी से डैमेज सेल्स को रिमूव करने का काम करता है। यही कारण है ये लिम्फेटिक सिस्टम दोस्तों किसी भी प्रकार से, आपको याद रखना, मैं इसीलिए आपको दोनों सिस्टम का टैली करके बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को हर चीज में समझ में आए कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है, जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं, एक क्लीयरिंग सिस्टम होता है। आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट टॉक्सिन मटेरियल आ चुके हैं, उनको बाहर निकालने का एक सिस्टम होता है दोस्तों, जो हमारी बॉडी से जितने भी डैमेज सेल्स होती है उनको रिमूव करता है। याद रख लेना, हमारी बॉडी से जितने भी डैमेज सेल्स होती है उसको रिमूव करने का काम करता है। यदि हम ये कह लें कैंसर में हमें L1 का प्रयोग सबसे स्ट्रांगली करना है, तो गलत नहीं है दोस्तों। याद रख लेना इस बात को।
यहाँ पर L1 और A2 का रोल जो कैंसर के लेवल पर या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लेवल पर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसलिए याद रखना, ये लिम्फेटिक सिस्टम इन्फेक्शन और कैंसर जैसी कंडीशन से, याद रख लेना, फिर बोल रहा हूं, ये लिम्फेटिक सिस्टम इन्फेक्शन और कैंसर जैसी जितनी भी कंडीशन है उनसे प्रोटेक्ट करने में मदद करता है दोस्तों। यही कारण है ये वेसल्स पूरी बॉडी के टिश्यूज से फ्लूइड को प्राप्त करता है। याद रखना, ये वेसल्स पूरी बॉडी के टिश्यूज से फ्लूइड को प्राप्त करता है, पिकअप करता है। यही कारण है ये फ्लूइड्स इवेंचुअली कॉलर बोन के नीचे जो वेंस में पुनः ड्रेन कर जाता है। यहाँ कॉलर बोन के जो नीचे के जो पर्टिकुलर वेसल्स होती है उसमें पूरा चला जाता है दोस्तों। यानी ये वेसल्स का पूरा नेटवर्क वेस्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। याद रखिएगा, वेस्कुलर एक लैटिन वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं होलो कंटेनर। ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है होलो कंटेनर। कोई भी कंडीशन को, इस सिस्टम को जो प्रभावित करते हुए नजर आती है वो वेस्कुलर डिसीज के रूप में कंसिडर की जाती है। यानी आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर कोई डिसीज का डेवलपमेंट हुआ और डिसीज के डेवलपमेंट में पर्टिकुलर वो वेसल्स इन्वॉल्व हुई, वो आपकी दोस्तों वैस्कुलर डिसीज कहलाती, क्योंकि वहां पर उस डिसीज के कारण वो वैस्कुलर मैनिफेस्टेशन डेवलप हो रहा है। यही डिसीज प्रॉब्लम से एक रेंज के रूप में डेवलप होती है दोस्तों, जिसके साथ आर्टरीज, जिसके साथ वेन्स, जिसके साथ वेसल्स जो लिम्फ को कैरी करती है। ठीक है, जो लिम्फ को कैरी करती है और इसमें जो डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, जो ब्लड जो फ्लो होता है उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है दोस्तों। यानी एक डिसीज जो होती है टिश्यू में तब उत्पन्न होती है दोस्तों जब उसे पर्याप्त मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता, यानी ना आर्टेरियल सर्कुलेशन मिल रहा, ना वीनस ड्रेनेज हो रहा। तो आपका काम क्या, आपको केवल इतना देखना है कि मुझे यहाँ पर इस ऑर्गन के लेवल पर आर्टरी का सर्कुलेशन मिल रहा है, वीनस का ड्रेनेज नहीं हो रहा या हो रहा है, इनमें किस में इम्बैलेंस है। अगर मैंने उसको इम्बैलेंस को बैलेंस कर दिया तो मैंने सारा प्रोटोकॉल तय कर दिया, अर्थात मैं उस इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को, उस पर्टिकुलरली जो भी कंडीशन वहां पर डेवलप हो रही है दोस्तों, जो पूरी बॉडी में अफेक्टेड आर्टरीज के लेवल पर डेवलप हो रही है, मैं उसको वहां पर दोस्तों क्लियर कर सकता हूं, उसको क्योर कर सकता हूं। यानी एक डिसीज जब टिश्यू में उत्पन्न होती है, उसको पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिल रहा नहीं मिल रहा, अगर ये इतनी बड़ी बात है दोस्तों, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्चीमिया। याद रखना, जब किसी पार्ट में किसी टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वो प्लांट में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो डेड होने लगता है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने के कारण टिश्यू की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं इस्चीमिया, यानी ब्लड नहीं जा रहा उसको। और इसी के साथ साथ अन्य सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स भी अकॉर्डिंगली हो जाती है, क्योंकि टिश्यू का डैमेज होता है, डैमेज होगा तो नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा तो गैंग्रीन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तमाम चीजें यहाँ पर वैस्कुलर डिसीज के लेवल पर देखने को मिलते हैं। आप देखते हो पाँव में जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, आप गैंग्रीन का ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन याद रखना वहां वैस्कुलर डिसीज उसको प्रोमिनेंट मिलेगी। आपको वैस्कुलर डिसीज को समझना पड़ेगा वहां पर, और उस प्रोमिनेंट कंडीशन को जब आप टेबल प्रैक्टिस में मर्ज करोगे तब आपको नजर आएगा कि हाँ साहब, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इससे लिंक कर रही है, मुझे इसको ठीक करना है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब आप कॉजेस के लेवल पर जाते हो ना, तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज में प्राय एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस का जो कंडीशन होता है सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस या वैस्कुलर डिसीज के अगर मैं आपको ट्रीटमेंट कहूं, मेन चीज ये है, लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आ रही, ओबेसिट्रॉन मत भूलना, ओबेसिट्रॉन मत भूलना। अगर आपने इन वैस्कुलर डिसीजेस को क्योर करना है, विद इन लिमिटेड समय में करना है, एथेरोस्क्लेरोसिस को मत भूलना। आज मैंने सबसे बड़ा फीडबैक इसी लेवल पर डाला है दोस्तों। मेरे एक पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल इतना ज्यादा था कि उसको 2 बार कार्डियक डिसीज आ गई। मैंने उस लेवल को मेंटेन करने के लेवल पर वहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच दिया था दोस्तों। इसलिए याद रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस में फैटी डिपोजिट्स यानी छोटे छोटे प्लैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर आर्टरियल वाल, जो आर्टरियल वाल होती है दोस्तों, ठीक है, उस आर्टरियल वाल में पर्टिकुलरली बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है, और यही कारण है ब्लड फ्लो को रिड्यूस करते हैं। धीरे धीरे ब्लड फ्लो वहां पर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब आप हार्ट के लेवल पर जाते हो, यूजुअली एथेरोस्क्लेरोसिस के डिस्कशन को आप वहां पर दोस्तों, उसका जो डिस्कशन आपको नजर आता है, यानी वहां पर जो डेवलपमेंट नजर आता है दोस्तों, उसके आधार पर आप प्रोटोकॉल सेट करते हो, उसके आधार पर डिसीज को डायग्नोस करते हो। यद्यपि हार्ट एथेरोस्क्लेरोसिस के डिक्यूजन को फोकस करता है, लेकिन याद रखना दोस्तों, ये डिसीज यूजुअली पूरी बॉडी की आर्टरी पर अफेक्शन पैदा कर जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है,
पूरी बॉडी में इसी प्रकार का प्लेक्स के डिपोजिशन होने के कारण वहां पर आर्टरीज अफेक्टेड होती है दोस्तों। इसीलिए जब ऐसा होगा तो आर्टरीज में जो लिम्स के ब्लड सप्लाई की जाती है दोस्तों, आप पर्टिकुलर लिम्स में हर जगह देख लो आर्टरीज की सप्लाई होती है दोस्तों। इसी के कारण जब कभी आपके सेंट्रल और पेरिफेरल रीजन में जब दोस्तों किसी भी लेवल पर ब्लड की सप्लाई कम होती है, वो पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज को कॉज करती है दोस्तों। यानी आपके पेरिफेरी में ब्लड डिसीज का लेवल को कॉज कर दिया। आप देखते हो ना पांव सड़ रहे, ठीक है। लेस कॉमनली, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा पेरिफेरल आर्टरी के कॉजेस ब्लड वेसल्स के लेवल पर। आप देखो इन्फ्लामेशन, इंजुरी टू डिसीजेस के लेवल पर, यानी आर्टरी की डिसीज के कारण आपको ब्लड वेसल का इन्फ्लामेशन नजर आ रहा है। इंजुरी के लेवल पर आप चले जाओ, लिम्स की इंजुरी हो रही है, लिगामेंट्स का डैमेज होना हो रहा है, मसल्स की अनयूजुअल एनाटॉमी वहां पर अगर डेवलप हो गई है दोस्तों, ठीक है, यानी बढ़ गई, कहीं पे घट गई है, अब नॉर्मल रेडिएशन का एक्सपोजर होना, यदि आप किसी भी लेवल पर लगातार रेडिएशन के एक्सपोजर में जा रहे हो दोस्तों, आपको मान के चलिएगा सारी डिसीजेस आपको वैस्कुलर डिसीजेस के लेवल पर देखने को मिल जाएगी। बहुत कॉमन कंसिडरेशन है जो आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास तो प्रैक्टिकली A1 और A3 दो ऐसे प्रोटोकॉल है जिसमें सारा आ गया। A2 को नहीं बोल सकते हम दोस्तों, A2 को नहीं बोल सकते, क्योंकि याद रखना यहाँ पर वैस्कुलर डिसीज की अगर आर्टरियल बात होगी तो A1, वीनस की बात होगी तो A2, लेकिन दोनों की बात होगी तो A3, इसलिए यहाँ पर A1 और A3 की बात की गई है, ठीक है। लेकिन L1 को आप नहीं भूल सकते, L1 इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर, याद रखना दोस्तों। इसीलिए बहुत सारे लोगों में जब सिम्टम की बात करोगे तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस में बहुत ही माइल्ड सिम्टम आते हैं या नॉन सिम्टोमेटिक रहती है, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि डायग्नोसिस ही कंफर्म नहीं हो रहा होता है। इसीलिए कुछ को लेग में पेन होता है दोस्तों, जब वॉकिंग करता है वो कॉम्प्लिकेशन करता है या क्लॉडिकेशन करता है दोस्तों, तो वहां पर क्लॉडिकेशन जब होता है ना, इकट्ठा हो जाना, तब वहां पर ये क्लॉडिकेशन सिम्टम में शामिल जो होगा पर्टिकुलर मसल्स के लेवल पर मसल पेन होगा। लेग्स या आर्म में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स नजर आएंगे आपको दोस्तों। याद रखिएगा ये दोनों चीजें आपको नजर आती है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं, जब आप जैसे बैठ गए, मोटे हैं आप, बैठ गए, आप उठते नहीं बनेगा, उठेंगे तो आपका पाँव में इतना सुन्नापन और टिंगलिंग हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लॉक हो गया, और उसी वजह से आपको ये फीलिंग होता है। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, जो किसी भी एक्टिविटी के द्वारा ट्रिगर्ड होता है, जैसे कि वॉकिंग, ठीक है, कुछ मिनट की रेस्ट के बाद देखो ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएगा। यानी आप चलने लगे और चलने लगे के बाद में कुछ समय के बाद आपको पेन हुआ, लेकिन आप कुछ समय रेस्ट कर लेंगे फिर से ठीक हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए प्लेन का लोकेशन क्लॉग्ड या नैरोड आर्टरी के लोकेशन पर डिपेंड करता है। कभी भी आपको पेन नजर आता है तो आप दो कंडीशन समझते हो, एक नर्वस और एक आपके ब्लड वेसल्स है। अगर आप वाकई में परफेक्ट है साइंस के लेवल पर, इलेक्ट्रोमैथ के लेवल पर, तो मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ, जब क्लॉग्ड या नैरोड आर्टरी के लोकेशन पर डिपेंड करोगे तो याद रखना, जब आर्टरी सिकुड़ रही है यानी कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की जरूरत है, आप मसाज करा दीजिए, ठीक है, आप अच्छी तरीके से मसाज करा दीजिए, आप देखिएगा ब्लड सर्कुलेशन उस लोकल पार्ट में जहाँ नैरोइंग आर्टरी हो रही है वहां बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो नैरोनेस धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, पता है, हमारे जितने भी नए डॉक्टर है ना, वो क्या करते हैं, बस सर रिजल्ट नहीं आया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीने हो गया, ठीक है, ये फलाना काम ही नहीं कर रहा है। अरे तुमको डायग्नोसिस करते ही नहीं आ रहा है, डायग्नोसिस तो करो पहले, उसके बाद आप कंफर्म करो। आप जितने सीनियर है उनसे पूछो, वो तो कहते हैं फटाफट रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि डायग्नोसिस कंफर्म है। इसलिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे आपको कौन सा प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है, ये डायग्नोसिस आपके लिए बहुत जरूरी होता है। जितने भी क्लाउडिकेशन की सीवियरिटी होती है बहुत ज्यादा अलग होती है दोस्तों, माइल्ड डिस्कम्फोर्ट से वहां पर डेबिलिटिंग पेन तक बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है। इसीलिए सीवियर क्लाउडिकेशन से इसको देखो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है। यदि वहां पर बहुत ज्यादा क्लाउडिकेशन हो गया ना, इकट्ठा हो गया मटेरियल, आप देखो बहुत ज्यादा हार्ड बना देगा, और ये कारण है कई बार वॉक करने के लिए या अन्य प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, और जब स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगाते हैं बहुत सीवियर पेन आपको देखने को मिलता है। ये पॉजिटिव कारण होता है, यानी पॉजिटिव फैक्टर होता है, जिसको डायग्नोसिस आपको करना, हाथ लगा के देखना कि पर्टिकुलर एरिया में आपको हार्डनेस नजर आ रही है क्या, ठीक है। इसीलिए जितने भी पेरिफेरल आर्टरी डिसीज आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देखो पेनफुल क्रैम्पिंग हो रही है हिप्स में, थाइज में, काफ मसल में दोस्तों, कुछ एक्टिविटी करने के तुरंत बाद आप देखो वॉकिंग या
क्लाइंबिंग स्टेट के दौरान बहुत ज्यादा क्लॉडिकेशन हो जाता है, अचानक आप पाँव रख ही नहीं पाते हो, आपको ऐसा लगता है अरे यार यहाँ तो बहुत सीवियर पेन हो रहा है। ठीक है, कई बार वो मसल्स का पेन होता है, कई बार इसी प्रकार से क्लाउडिकेशन ऑफ आर्टरीज या वेसल्स का वहां पर मेन सिम्टम होता है। कई बार आप देखो आपके लेग्स में बहुत ज्यादा नंबनेस होती है, सुन्नपन, कई बार वीकनेस हो जाती है। यही उदाहरण दिया था बैठने के कारण दोस्तों, आप लंबे समय तक खाना खाने या कथा पे बैठ जाओ, आपके पाँव में टिंगलिंग या झुंझुनी आने शुरू हो जाएगी। ये क्या है? ये सब ये क्लाउडिकेशन के कारण आपको देखने को मिलता है दोस्तों। याद रख लेना, कई बार लोअर लेग्स में, फुट में बहुत ज्यादा कॉल्डनेस हो जाती है। ठीक है, स्पेशली जब आप अन्य साइड से कंपेयर करते हैं, यानी आप जब किसी एक अफेक्टेड पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, वो पार्ट एकदम ठंडा है, दूसरा पार्ट बिल्कुल गर्म है, आप समझ जाइए कि यहाँ ठंडा पार्ट है, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। याद रख लेना इस बात को। ठीक है, इसलिए याद रखना, जब कभी ये सिम्टम्स आएंगे, आपके मसाज ऑयल इस वैस्कुलर डिसीज में आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों। इसलिए याद रखना, टोज हो, फीट हो, लेग्स हो, आपको केवल और केवल वहां पर जाकर देखना है कि वहां पर प्रॉब्लम कहां पर हो रही है। एक्स के सोर्स के लेवल पर हो रहा है, आप देखिए हील में कोई सोर्स तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है। याद रखना, लेग्स के कलर का चेंजेस हो जाना, आप देख लो ब्लूइश चेंजेस हो जाता है, यदि वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता एकदम ब्लूइश चेंजेस हो जाता है। फीट और लेग्स पर देख लो, हेयर ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। यानी अगर आपको फीट और लेग्स पर हेयर, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो आप देखो हेयर ग्रोथ स्लोअर हो जाती है, हेयर लॉस हो जाता है। इसलिए याद रखना, जब भी कभी हेड की तरफ, यहीं से समझ लो, जब भी कभी हेड की तरफ ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, आप मान के चलिए आपको हेयर का लॉस होना शुरू हो जाता है, हेयर ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम जब भी प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो S1, C1, F1, L1, वेन1, WE। ठीक है, इसको आप D1 में बना लो, ग्लोबल्स में MMP बना लो, और 40-40, 50-50 ग्लोबल्स हर चौथे दिन, पांचवें दिन आप लेना चालू करो। आप मुझे एक महीने बाद बताओ, देखो क्या फर्क पड़ता है आपको। आपको जब A1 का लेवल यहाँ पर नजर आएगा ना, सारे A1 लेवल नजर आएंगे, तब आपको पूरी बॉडी का स्टिमुलेशन एक अलग लेवल पर नजर आएगा दोस्तों। इसलिए याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो हर जगह पे कुछ ना कुछ टिप्स आपको मिलती है दोस्तों। कई बार टो नेल्स होते हैं, टो नेल्स की बहुत ही स्लोअर ग्रोथ होती है। पेशेंट आकर बोलता है, देखो साहब मेरे तो जो नाखून है वो बहुत डिले ग्रोथ कर रहे हैं। आप समझ जाइए वहां पर ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। ठीक है, आप C4 ऐड करके वहां पर सर्कुलेशन बढ़ा के दे दीजिए, आप देखिएगा टो कैसे ग्रो नहीं करता। मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा देगा, पर्टिकुलर सेल्स की जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो बढ़ जाएंगे, और सेल के मॉलिक्यूलेशन बढ़ जाएंगे, तो आप देखिए वहां पर सोडियम गेटेड चैनल, पोटेशियम गेटेड चैनल, कैल्शियम गेटेड चैनल, क्लोराइड गेटेड चैनल ऑटोमेटिक ओपन क्लोज होंगे, और जब ओपन क्लोज होंगे तो उनके कारण फंक्शन भी नॉर्मलाइज हो जाएगा, और कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में आपको चेंजेस नजर आ जाएगा दोस्तों। लेग्स की शाइनिंग स्किन होना, आप देखो कई बार लेग्स में बहुत ज्यादा शाइनी स्किन हो जाती है। ठीक है, शाइनी स्किन क्यों होती है, आपको इस चीज पर देखना है दोस्तों, क्योंकि वहां पर सर्कुलेशन कम हो गया। इसलिए याद रखना दोस्तों, मेन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है ना, मेन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, होता है ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। ये क्यों हो रहा है? ये वेस्कुलर डिसीज का खेल है दोस्तों। यानी आप वेसल्स के लेवल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिविटी हो रही है, या बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो रही है, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन इसकी तरफ नहीं जा रहा। अगर ऐसा है दोस्तों, तो आप डेफिनेटली मान के चलिए, या तो पेशेंट ने बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन किया होगा, या पेशेंट बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटेक्ट में हुआ होगा, या पर्टिकुलर पेशेंट जो होता है प्रॉपरली वहां पर ना तो उसने किसी तरह का कोई सेक्सुअल एक्ट ढंग से किया है, वो एबनॉर्मल सेक्सुअल अब्यूजर है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, इस सारी कंडीशन देखने के बाद जब प्रोटोकॉल सिलेक्ट करोगे, S3C3 A1 वेन 1 आ रही, S3C3 A1 वेन 1 आ रही देकर देखिएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा, बस ये मत बोल देना यार हमने ब्लड प्रेशर वाले को दे दिया तो ऐसा हो गया। आपको याद रखना है, हर चीज की वैल्यूएशन होती है हमारे इलेक्ट्रोमेपैथ में, अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। यदि पेरिफेरल आर्टरी डिसीज धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है दोस्तों, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी पेन आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे पेन स्टार्ट होता है और उसके बाद बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है। यानी जब आप वॉकिंग करते हैं तब भी पेन होता है, और बाद में लेटर हाफ में जब रेस्ट करते हैं तब भी पेन होता है। ठीक है, जब लेटे हुए होते हैं तब आप देखो इस्चेमिक नेक पेन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, इस्चेमिक रेस्ट पेन के नाम से जाना जाता है। ये प्राय इतना तेज होता है दोस्तों कि स्लिप भी अफेक्टेड हो जाती है।
ठीक है। नॉर्मल वॉक करने पर आपको शुरू शुरू में मिलता है पेन, लेकिन रेस्ट करने पर रिलीफ हो जाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा वहां पर ऑर्गन्स या टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब आपको ये देखना है दोस्तों कि वहां पर स्लीप इतना प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जो मूवमेंट है पर्टिकुलर वहां पर नहीं हो रहा, और मूवमेंट नहीं होने के कारण सीरियस पेन वहां पर देखने को मिल रहा है। याद रखना, लेग्स की जो बेड की एजेस है वहां पर हैंगिंग ये लटका कर रखते हैं, इन्हें आप कहीं पर लेटे हो और पाँव नीचे लटका कर वहां पर बैठे हुए हो, लेटे हुए हो दोस्तों, तो याद रखना अपने रूम में वहां पर पेशेंट वॉक कर लेता है, लेकिन रूम में अपने वॉक कर लेता है, लेकिन दोस्तों पेन का जो टर्म होता है बहुत ज्यादा वॉक करने से रिलीफ हो जाता है, लेकिन जैसे रेस्ट करता है फिर से उसको बहुत सीवियर पेन वहां पर नजर आता है, बिकॉज ऑफ वहां पर ब्लड का क्लॉटिंग बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। और यही कारण है, इन छोटे छोटे टिप्स के लेवल पर जब आप इन अध्ययन को, स्टडी को समझते हैं, तो आपको क्लियर इंडिकेटर हो जाता है कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। ऐसे तमाम केसेस में दोस्तों A1 और A3 वंडरफुल मेडिसिन से बस आपको उपयोग करते आना चाहिए। अब याद रखना, यहां पर यदि आपको कोई कहता है कि साहब ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ मामला, कोई दिक्कत नहीं, A1 के साथ W दे दो, A1 वेन 1 W ऐड कर दो, ठीक है, A1 वेन 1 W ऐड कर दो, ब्लड प्रेशर में भी आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डायल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट करना है, क्योंकि आज के समय में जितने भी केसेस देखे जा रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी के लेवल पर, उसके बॉडी के डेवलपमेंट के लेवल पर, उसके हेल्थी स्टेट के लेवल पर अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको डायल्यूशन नहीं बताया, लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, नेगेटिविटी जा रही है, तो वहां पर आप D4 या D5 का उपयोग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब कंडीशन क्रॉनिक चली जाएगी तो आपको हाइपोटेंसिस के लेवल पर जाना पड़ेगा, और जब हाइपोटेंसिस के लेवल पर जाओगे दोस्तों, आपको पूरे प्रोटोकॉल को चेंज करना पड़ेगा, याद रख लेना इस बात को। और यही टेबल प्रैक्टिस के सबसे बड़ा आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के डायग्नोसिस के लिए बहुत सारी टेस्ट परफॉर्म की जाती है। हिंदुस्तान में इतने ही लेबोरेटरी का कमीशन बेस्ड सिस्टम है, जिसके कारण डॉक्टर्स हर चीज को करवाते ही रहते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे दोस्तों, आप और मैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे दोस्तों। जब डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान PAD के साइंस को फाइंड करता है, ठीक है, याद रखना, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज PAD के साइंस को फाइंड करता है, जैसे कि वीकनेस है, एब्सेंट पल्स होती है, वहां पर आप देखेंगे तो एब्सेंट पल्स होगी, आपको आर्टरी के नैरोड एरिया में आपको हुसिंग साउंड सुनाई देगा, झटके वाला हुसिंग साउंड, जिसको हम ब्रूट्स कहते हैं दोस्तों। आर्टरी के ऊपर वहां पर स्टेथोस्कोप कर रख के आप पर्टिकुलर हियर कर सकते हो, ब्रूदिंग साउंड आपको, ब्रूज साउंड आपको वहां पर डेफिनेटली सुनाई देगा दोस्तों। एकदम आएगा, एकदम चला जाएगा, एकदम आएगा, एकदम चला जाएगा। इसीलिए जिस एरिया में ब्लड फ्लो रिस्टोर्ड होता है, वहां पर पुअर वाउंड हीलिंग का एविडेंस आपको देखने को मिलता है। याद रखना दोस्तों, जिस एरिया में ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं जाता है, उस एरिया में पुअर वाउंड हीलिंग का एविडेंस होता है। और अफेक्टेड लिंग में ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होना होता है, इसी कारण से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, इसी कारण से वहां पर दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये वो कंडीशन है जो आप लोगों को डराती है, ठीक है। आपको बोला जाता है A1 आ रही मत दो, ऐसा हो जाएगा, अब यहाँ पर मत दो, आप देख लो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हो गया उस पर्टिकुलर पार्ट में, मत दो आप A1 आ रही। अगर नहीं दोगे तो आप रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप बस घर बैठे रहो, कोई मतलब नहीं आपका। लेकिन आपको पता है इस एरिया में स्टमिक कंडीशन हो रही है, ब्लड फ्लो वहां पर रिड्यूस हो रहा है, आप वहां पर बढ़ा के A1 आ रही को पॉजिटिव में दे दो, आप D4 में दे दो, देखो कितनी जल्दी रिजल्ट आपको मिलता है दोस्तों। इसीलिए छोटी छोटी टिप्स हमारे लिए बहुत काम आती है दोस्तों, बाकी का तो सब ठीक है। जब आप वहां पर किसी भी एंकल ब्रेकियल इंडेक्स की बात करते हो, AB1 इंडेक्स की बात करते हो दोस्तों, एक कॉमन टेस्ट होती है जो PAD को डायग्नोसिस करने के लिए यूज की जाती है दोस्तों। जैसे आर्म में BP होता है, वैसे ही आपके एंकल में भी BP को कंप्रेस किया जाता है दोस्तों, याद रखना, उससे कंपेयर कर लिया जाता है। यानी BP की रीडिंग को लेकर डॉक्टर रेगुलर ब्लड प्रेशर को कफ के उपयोग के द्वारा एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड डिवाइस के माध्यम से ब्लड प्रेशर और फ्लो को वहां पर इवेल्युएट करता है, उसको पता लगाता है लेग्स के लेवल पर। जब पेशेंट को ट्रेडमिल पर आप दौड़ाते हो, ठीक है, किसी पेशेंट को ट्रेडमिल पर चलने को कहते हो, और पहले और बाद के अर्थात एक्सरसाइज के पहले की और एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद की रीडिंग को कैप्चर करते हो दोस्तों वॉकिंग के दौरान। जितनी भी नैरोड आर्टरी होती है उसकी सेंसिटिविटी को जानते हो आप, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी को देखोगे आपकी यहाँ पर सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है या घटी हुई है, ठीक है। इसलिए
जो पर्टिकुलर बेरियम एक्सरसाइज जो होती है पर्टिकुलर आपके मील्स के लेवल पर दोस्तों, ट्रेडमिल के लेवल पर, वो स्पेशल यहाँ पर शो करता है कि ट्रेडमिल पर आप जो दौड़े तो पहले आपका क्या था, बाद में आपका क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग पहचान लिया जाता है कि आपकी आर्टरीज इतनी प्रभावित हो चुकी है। ठीक है, इसलिए बहुत कैप्चर के साथ, बहुत सावधानी के साथ इसको परफॉर्म करना। कई बार ज्यादा वर्क करने पर नैरोइंग आर्टरी फट जाती है। कई बार आदमी को देखा गया है कि वर्क करने के दौरान बहुत ज्यादा नैरो हो चुकी थी, सक्रिय हो चुकी थी, बहुत ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका था, बहुत ज्यादा प्रेशर आने के कारण वो आर्टरी या वेन्स फट जाती है दोस्तों। इसलिए याद रखना, ये सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि सीवियरिटी की कंडीशन देखकर आप वर्क करा सकते हो। कई बार आप देखते हो पर्टिकुलर वो एरिया बहुत हार्ड हो जाता है, अलग ही काला काला नीला नीला ब्लूइश कलर आपको देखने को मिलता है। आप समझ जाइए यहाँ ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रहा है, ये सड़ने वाला पार्ट है ना। आप तुरंत वहां ब्लड फ्लो बढ़ा दीजिए, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है स्पेशल दोस्तों, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेक्निक के जैसे, जिसको हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसके माध्यम से ब्लड वेसल्स के माध्यम से होने वाले ब्लड फ्लो को इवैल्यूएट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ब्लॉकेजेस कहाँ है, या नैरोज आर्टरी का आइडेंटिफाई किया जाता है कौन से पार्ट पे नैरोइंग आर्टरी है, और उस आइडेंटिफाइड आर्टरीज के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली उस बच्चे का या उस पर्टिकुलर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। एंजियोग्राफी क्या की जाती है दोस्तों, ठीक है, एक डाई के इंजेक्शन के द्वारा कांस्टेंट मटेरियल ब्लड वेसल्स में इंटर करते हैं। ये टेस्ट डॉक्टर को अलाउ करती है दोस्तों, ताकि आर्टरीज में होने वाले ब्लड फ्लो को आर्टरीज में देखा जा सके। ठीक है, और आर्टरीज में जब देखा जाता है कि कहां पर कितना कितना ब्लॉकेजेस है, वो क्लियरली इंडिकेशन होकर आ जाता है एंजियोग्राफी के दौरान। यानी एक एक्सरे इमेजिंग या उसे मैग्नेटिक रिजोनेंस एंजियोग्राफी कह सकते हैं, एमआरए कह सकते हो, या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी सीटीए के नाम से जानते हो। ठीक है, एमआरए यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस एंजियोग्राफी एमआरए, या फिर सीटीए यानी कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या टोमो एंजियोग्राफी, जब इसको कराया जाता है दोस्तों, तो ये एक प्रकार से कैथेटर होता है। ठीक है, एक कैथेटर एंजियोग्राफी एक मोर इन्वेसिव प्रोसीजर होती है, जिसमें ग्रॉइन में एक आर्टरी के माध्यम से कैथेटर को गाइडेड करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं दोस्तों, और पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया में पर्टिकुलर वहां पर उसको डाई को इंजेक्ट करते हैं, और डाई को इंजेक्ट करने के बाद वो एरिया में देखते हैं कि डाई कहां तक गई है। जहां तक गई है वहां तक का इंडिकेशन हो जाता है, उसके आगे आपको बता दिया जाता है कि यहां तक गई है, यानी वो पर्टिकुलर आर्टरी है, और इसके आगे ये आर्टरी का लोकेशन ब्लॉक हो गया, वहां से आगे नहीं जा रही है, आपको तुरंत बता दिया जाता है कि फलानी जगह आपको ब्लॉकेज है। यद्यपि इन्वेसिव एक प्रकार की एंजियोग्राफी होती है दोस्तों, जो साइमल्टेनियस डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को अलाउ करती है। यानी ब्लड वेसल्स का जो पर्टिकुलर एरिया होता है, जिसकी फाइंडिंग के बाद में उसका वहां पर डायलेटिंग प्रोसीजर किया जाता है दोस्तों, उसको वाइडनिंग करना या उसको वहां पर मेडिकेशन करना या उसका एडमिनिस्ट्रेशन करके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना, ये टेक्निक होता है जिसके माध्यम से मॉडर्न साइंस लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन उस पर्टिकुलर साइंस में पैसा इतना नहीं लगता दोस्तों, मशीन एक बार लगती है, उस एक बार मशीन लगने के बाद हजारों लोगों को वो स्प्रिंग वाला जो प्रोसेस होता है, वो पर्टिकुलर कैथेटर वाला जो प्रोसेस होता है, एक एक कैथेटर से हजारों लाखों पेशेंट का वहां पर दोस्तों पर्टिकुलर टेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन मशीन की कीमत तो कब की निकल चुकी होती है, लेकिन आज भी वो प्रोसेस कंटिन्यू होता है। लाखों करोड़ों रुपए का वहां पर इन्वेस्टमेंट वहां पर कर लिया जाता है और लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, सिंपल सी टेक्निक है हमारे पास मेडिसिन से, इलेक्ट्रोमैथ मेडिसिन से। आप उतना पैसा मेडिसिन में ले लीजिए, उसको जांच की तरफ मत धकेलिए दोस्तों, आप प्रोटोकॉल का पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉजिटिव में मेडिसिन दीजिए, D2 में आप पैसा ले लीजिए उससे। डायबिटीज हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ट्राइग्लिसराइड हुआ, इसके लिए ब्लड टेस्ट इस केसेस में वेस्कुलर डिसीज में अनिवार्य है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में देखेंगे ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये पर्टिकुलर जो टेस्ट होती है, यही कंडीशन। जिस पेशेंट का मैंने आज रिपोर्ट फेसबुक पर डाला है, तो वो पेशेंट ऐसी कंडीशन से गुजर के आया है, 3 बार हार्ट अटैक के लेवल पर आया है, और डॉक्टर ने 2 बार उसको एंजियोग्राफी की है। एंजियोग्राफी करने के बाद में भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम ना होने की वजह से आप वो कब तक खाएगा मेडिसिन। 5 से 7 साल से कंटिन्यू वो डॉक्टर्स के चक्कर में जा रहा है और मेडिसिन खा रहा है, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई। 3 महीने पहले मेरे संपर्क में आया था, 79 kg वेट था, आज कंडीशन में 74.5 kg का वेट है उसका। डॉक्टर पापुन सर के सामने आया पेशेंट,
और बड़े ईमानदारी से उसने पापुन सर, मैं तो मेडिसिन प्रिपेयर कर रहा था, पापुन सर को पूरी ईमानदारी से पूरा उन्होंने बताया कि मुझे क्या कंडीशन थी, और आज सर के कहने पर मैंने प्रोटोकॉल को फॉलो किया। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल 948 से ऊपर ट्राइग्लिसराइड था दोस्तों। आज की कंडीशन में उसका 500 के बिलो आ गया है। ये केवल 2 महीने और कुछ 22 दिन का प्रोटोकॉल हुआ है अभी। वेट उसका 4.5 के मतलब 5.5 kg के आसपास डाउन हुआ है। इवन उसकी जो बॉडी, लेडीज पेशेंट है, उसकी जो बॉडी का उसका कहना है कि मुझे जो जॉइंट पेन सीवियर होता था वो अभी 10% रह गया, विदाउट जॉइंट पेन के मेडिसिन के। कुछ नहीं दिया दोस्तों, यही प्रोटोकॉल में आपको मैं शेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है। यही प्रोटोकॉल है A1 या A3 का लेवल, ठीक है। मैंने उसको दिया ओबिसिट्रॉन, A3B पॉजिटिव में दिया मैंने उसको, ठीक है। A3B पॉजिटिव में ओबिसिट्रॉन दिया, साथ में उसको दोस्तों मैंने यहाँ पर लिम्फो बूस्टर का प्रयोग किया उसके लिए, ठीक है। मैंने उसके लिए स्पेशल वहां पर प्रोटोकॉल तय किए कि मुझे इसको L1 और A3 देना है, लेकिन मैंने A3B पॉजिटिव में दे दिया, लिम्फो बूस्टर को सेकेंड डायल्यूशन में दिया C5P2N1G डाल के, और रिजल्ट आपके सामने है। पापुन सर ने देखा, पूरा लाइव बात किया उनसे, और बड़े खुश होकर गए कि वाकई में ऐसे भी रिजल्ट EH में है दोस्तों। और अब हार्ट के लेवल पर डॉक्टर ने कहा अब आपको ज्यादा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। MBBS डॉक्टर को नहीं पता कि 3 महीने से मेडिसिन बंद कर दी गई है, और वहां पर डॉक्टर्स ने ये कहा है कि आपकी जो 9 मेडिसिन थी इसमें से मैं 4 मेडिसिन और लिखता हूं, बाकी ये 5 हटा दो आप। ये ही कर सकता है कि MBBS डॉक्टर को बगैर बताए हुए मेडिसिन बंद कराना, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैंने उनको सलाह दी थी कि आप मेडिकेशन का जो रोल है आप यहाँ पर हटा दीजिए, और आप पेशेंट को मतलब इतना समझा दिया था कि आप किसी भी डॉक्टर को न कहें कि आप EH का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू करें, जो होगा मैं जिम्मेदार। और आज जो पेशेंट है दोस्तों इतना सुखी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि लेडीज पेशेंट है, इसलिए उनको मैंने उनके सामने, पापुन सर के सामने कहा कि आपका वीडियो बना के मैं हमारे ग्रुप में मेंटोर के रूप में आप सबको बताना चाहता हूँ, लेकिन वो लेडीज शर्मा गई, मना कर गई वो, ठीक है। भले मैं घर जाके बना के भेज दूंगी, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको और मुझे मिलना चाहिए दोस्तों, इसका बेनिफिट आपको और मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि आप और मेरी मेहनत है ये दोस्तों। अगली बात करते हैं प्रोटोडायस्टोल की दोस्तों। फिजियोलॉजी के लेवल पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर A1 VEN1WE बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, बहुत अच्छा काम करता है। D4 या D5 में चलाइएगा। L1 A3 जनरल टॉनिक, D5 में VEN1B या G के साथ चलाइएगा। जब आप B चला के उसको देख लेते हो कि आप बहुत अच्छा रिकवर है, तो हील करना है आपको, G भी देना है, या तो आप दोनों डाल के दे सकते हो, या फिर केवल एक, पहले B चला दो फिर G चला दो। गैंग्रेनल फोर्ट अब आपको पता है दोस्तों, बोलने की जरूरत नहीं है, एक प्रकार से पूरा सिस्टम साफ करके हील करने के लेवल पर गैंग्रेनल फोर्ट का बहुत बड़ा रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है वैस्कुलर डिसीजेस का। आपको मैंने पूरा एक लेवल बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज हम बात करते हैं दोस्तों प्रोटोडायस्टोल की। प्रोटोडायस्टोल, अभी तक हमने 2 साउंड सुने, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा साउंड, क्योंकि अभी हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हार्ट साउंड सुन रहे हैं, सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट साउंड सुन रहे हैं। लेकिन जब हार्ट साउंड को हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि वास्तव में हार्ट साउंड का डेवलपमेंट कैसे होता है दोस्तों, और वही आपके और मेरे लिए सबसे गोल्डन अप्रोच होता है। प्रोटोडायस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल की फर्स्ट स्टेज होती है, याद रखना दोस्तों, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है ना, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा, तो वेंट्रिकल के डायस्टोल की फर्स्ट स्टेज होती है, इसीलिए इसका नाम प्रोटोडायस्टोल रखा गया दोस्तों, पहली। इसीलिए पीरियड की ड्यूरेशन कितनी होती है, ओनली 0.04 सेकेंड, ठीक है, 0.04 सेकेंड यहाँ पर पर्टिकुलरली उसका समय होता है। ब्लड के इजेक्शन के कारण एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो आपका प्रेशर होता है दोस्तों, वो इंक्रीज हो जाता है। याद रखना, ब्लड के इजेक्शन के कारण ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी में, आपके ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वेंट्रिकल में प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। याद रख लेना दोस्तों इस बात को, ब्लड के इंजेक्शन के कारण जब वहां से निकला तो ब्लड कहां जा रहा है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में, प्रेशर क्या होगा, ठीक है, ब्लड और एओर्टा और आपके आर्टरीज में प्रेशर के साथ जा रहा है, तो वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और वेंट्रिकल में प्रेशर जहां से ब्लड जा रहा है डिक्रीज हो जाता है दोस्तों, ड्रॉप हो जाता है। यही याद रखना
कि जब आप किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि बैरो रिसेप्टर क्या होता है। बैरो रिसेप्टर आर्टरी या एओर्टा के वाल पर पाया जाता है, जो किसी भी प्रकार से जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको नापने का एक वहां पर एक देखने का तरीका होता है कि बैरो रिसेप्टर कितना स्टिमुलेट हुआ। यदि बैरो रिसेप्टर ज्यादा स्टिमुलेट हुआ यानी बीपी बढ़ा हुआ है, अगर बैरो रिसेप्टर कम स्टिमुलेट हुआ यानी बीपी घटा हुआ है। इसी प्रेशर को डायग्नोसिस किया जाता है हार्ट के बाहर, हार्ट के अंदर। याद रखना दोस्तों, जब इंट्रावेस्कुलर प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर की तुलना में लेस हो जाता है। याद रखना, जब इंट्रावेस्कुलर प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की तुलना में प्रेशर की तुलना में लेस हो जाता, कम हो जाता, तो सेमील्यूनर वॉल क्लोज हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में जब अंदर का वॉल का प्रेशर कम होता है तो सेमील्यूनर वॉल क्लोज हो जाते हैं दोस्तों, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। इस पीरियड के दौरान हार्ट में कोई भी अन्य चेंजेस उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए याद रखना, प्रोटोडायस्टोल सिस्टोल के दौरान एंड पर, डायस्टोल के बिगिनिंग पर ये इंडिकेशन होता है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का कोई साउंड प्रिपेयर नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब आप सेमिल्यूनर वॉल की पर्टिकुलर बात करोगे ये सेकंड हार्ट साउंड होता है। जब इन सेमिल्यूनर वॉलर का पर्टिकुलर वहां पर वॉल का क्लोजर होता है, इस पीरियड के दौरान जब साउंड क्रिएट होगा वो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों याद रख लेना आप इस बात को, यानी जब मैंने कहा वेंट्रिकल्स के लेवल पर कोई भी चेंजेस उत्पन्न नहीं होता, कोई भी प्रेशर का आर्टेरियल और वेंट्रिकल लेवल पर कोई भी चेंजेस, कोई भी साउंड नहीं उत्पन्न होता। लेकिन जो सेमिल्यूनर वॉल होता है, उस सेमिल्यूनर वॉल के क्लोजिंग के द्वारा एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकंड हार्ट साउंड। वो आपके पर्टिकुलर वेंट्रिकल से, पर्टिकुलर एओर्टा से, पर्टिकुलर एओर्टा, जितने भी आपको वहां पर वेंट्रिकल्स और एओर्टा के लेवल पर नजर आ रहा है, उस जगह की बात कर रहा हूं, उन सेमिल्यूनर वॉल्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। उन सेमिल्यूनर वॉल का अगर क्लोजर हुआ तो उस क्लोजर के दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो सेकंड हार्ट साउंड होता है। दोस्तों याद रख लेना, इस बात को भूलना नहीं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं दोस्तों, जो इतनी महत्वपूर्ण है कि आप जब टेबल प्रैक्टिस में इन छोटी छोटी चीजों को समझने लग जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है, या पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है। इन्हीं हार्ट साउंड के डायग्नोसिस के माध्यम से आप करते हो। जब स्टेथोस्कोप आप ऑब्जर्व करते हो लेफ्ट साइड में, आप इन्हीं हार्ट साउंड को सुनने की कोशिश करते हो। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कई पैथी के, हमारे बीएचएमएस की भी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। कई डॉक्टर्स ऐसे मिलेंगे आपको जो केवल पढ़ के पास हो गए, उन्हें ये नहीं पता है कि साउंड कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कांट डायग्नोसिस, वो बिल्कुल डायग्नोसिस नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स को मैं चाहता हूं इस लेवल पर अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखिए। हर पेशेंट को 2 मिनट देने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, आप वहां पर स्टेथोस्कोप को ऑब्जर्व करना सीखिए कि यहाँ पर आपको पर्टिकुलर किस रीजन में साउंड आएगा, किस रीजन में फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। 0.8 सेकंड के कार्डियक साइकिल के लेवल पर आपको सारे साउंड सुनाई दे रहे, बस आपको करते आना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये साउंड देखने को मिल रहा है। याद रखना दोस्तों, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा आपको। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है, आप जानते हो जब आर्टेरिया कांटेक्ट होंगे, वेंट्रिकल कांटेक्ट होंगे, तो आर्टेरिया कांटेक्ट होगा, उसके तुरंत बाद वेंट्रिकल कांटेक्ट, वेंट्रिकल कांटेक्ट उसके तुरंत बाद आर्टेरिया कांटेक्ट, ऐसा होगा क्या? नहीं दोस्तों, वहां पर जो मस्कुलर रिलैक्सेशन की एक स्टेज होती है, यानी पहले कार्डिया आर्टेरिया कांटेक्ट हुआ, वेंट्रिकल पूर्ण रूप से भरा, फील हुआ, ठीक है, और उसके बाद में वेंट्रिकल्स कुछ देर के लिए वहां पर जब फील होता है तो बहुत सारा ब्लड वहां पर आता है। ठीक है, उसमें समय लगता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन होता है, उसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। यानी मस्कुलर रिलैक्सेशन की वो टाइप होती है दोस्तों जिसको आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन कहते हैं, यानी मसल फाइबर के लेंथ में किसी भी चेंजेस के बिना टेंशन में डिक्रीज हो जाने के द्वारा जो कैरेक्टराइज होता है वो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड होता है। याद रखना दोस्तों, जब वेंट्रिकल मसल्स की आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन को भी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहते हैं दोस्तों, यानी जो वेंट्रिकल मसल्स है वो भी वहां पर फील होने के बाद कुछ समय के लिए आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के लेवल पर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। यानी वॉल्यूम ऊपर से आर्टेरिया जा रहा है, आर्टेरिया कांटेक्ट हुआ, वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा तो एकदम से पूरा ब्लड आ जाएगा क्या?
स्टार्टिंग में फोर्स होगा, उसके बाद धीरे 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 ब्लड वहां पर टपका करेगा और ब्लड जब पूरा हो जाएगा एकदम से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसकी कैपेसिटी पूरी हुई, तुरंत वहां पर क्लोज हो जाता है। इसीलिए याद रखना, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान एक बार फिर हार्ट के सभी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, याद रख लेना। इसी आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड के बाद सभी वाल्व हार्ट के क्लोज हो जाते हैं। अब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, ठीक है, और जो क्लोज कैविटी है वो मस्कुलर जो फाइबर होती है उसके लेंथ या उसके वॉल्यूम में बिना भी किसी चेंजेस के दोस्तों ऐसा होता है, और इसीलिए इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इस पीरियड के दौरान डिक्रीज हो जाता है और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड की ड्यूरेशन होती है 0.08 सेकंड। ठीक है, 0.08 सेकंड के दौरान यहां पर कंप्लीटली आपको प्रेशर सुनाई देता है। और इसीलिए दोस्तों इस आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन का महत्व समझिएगा। यहाँ पर कोई हार्ट साउंड पैदा नहीं हो रहा, लेकिन इसका महत्व समझिएगा दोस्तों। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जब बहुत ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, और जब वेंट्रिकुलर प्रेशर लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तब एट्रिया के प्रेशर की तुलना में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ओपन होते हैं। याद रख लेना है दोस्तों, जब वहां पर ग्रेटली डिक्रीज हो गया तब वेंट्रिकुलर प्रेशर लेस हो गया, बहुत कम हो गया, और जब लेस हो गया तो एट्रिया का प्रेशर की तुलना में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ओपन होता है। इसीलिए वेंट्रिकल में प्रेशर फॉल हो गया, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ओपन हो गया, और ओपनिंग के लिए ये पूरी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के द्वारा काज्ड होती है, और इसी के कारण वेंट्रिकल में फीलिंग। ठीक है, यानी इधर कॉन्ट्रेक्शन एट्रियम है, उधर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उधर फिर एट्रियम है। तो इतना समय तो चाहिए ना कि बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर आपके हार्ट के एट्रियम में और आपके वेंट्रिकल से फोर्स के साथ में कॉन्टैक्ट होकर आपके एओर्टा के माध्यम से आपके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। इधर डिस्ट्रीब्यूशन, इधर से पूरी बॉडी से आना, इतना समय तो चाहिए ना कि वहां पर आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो लंग्स और बॉडी में जाएगा। लेकिन अगर इस प्रोसेस के दौरान बॉडी से भी तो ब्लड आना चाहिए ना हार्ट की तरफ, तो इन पीरियड के दौरान आपको रिलैक्सेशन पीरियड चाहिए होता है। इसीलिए आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड का बहुत बड़ा महत्व आपको देखने को मिलता है, और जो इसी वेंट्रिकल फीलिंग के लेवल पर देखा जाता है। ठीक है, और इसी कारण से प्रैक्टिकली आपके वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, और यही वेंट्रिकुलर फीलिंग आपको दर्शाती है कि हाँ साहब यहाँ पर जो फीलिंग हुई है ये तेजी से हुई है या स्लो हुई है। आपको ये भी डिफरेंस देखना पड़ेगा। इसीलिए आप देखो कई लोगों में रैपिड फीलिंग होती है, कई लोगों में स्लो फीलिंग होती है, कई में मिडिल होती है, लेकिन वास्तव में सारी चीज एक्यूमुलेट होती है एक साथ। आपको केवल इतना समझना है कि जब रैपिड फीलिंग फेज होता है, ठीक है, उस दौरान थर्ड आउट साउंड क्यों सुनाई देता है। याद रख लेना आप दोस्तों, जब आप किसी भी पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करते हो तो सबसे पहले जब वॉल ओपन होता है वो रैपिड फीलिंग कराता है तेजी के साथ। जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन होते हैं, ठीक है, तब वहां पर ब्लड का अचानक सडन रश होता है दोस्तों, जो कि आर्टेरियल डायस्टोल के दौरान, आर्टेरियल डायस्टोल यानी रिलैक्स, उस दौरान एओर्टा में एक्यूमुलेट होता है। याद रख लेना दोस्तों, जो कि आर्टेरियल डायस्टोल के दौरान एट्रिया में एक्यूमुलेट होता है। यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ओपन हुए, वहां पर ब्लड का सडन रश कहां होता है, डायस्टोल के दौरान आपके वेंट्रिकल। ठीक है, आर्टेरियल डायस्टोल के दौरान एओर्टा में एक्यूमुलेट होता है दोस्तों, एओर्टा के लेवल पर। याद रख लेना, यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, इसीलिए इस पीरियड को दोस्तों फर्स्ट रैपिड फीलिंग पीरियड के नाम से जाना जाता है। यानी वेंट्रिकल्स में भी आइसोटोनिक रिलैक्सेशन होता है, और इसीलिए लगभग 70% फीलिंग इस फेज के दौरान हो जाती है। ठीक है, जब रैपिड सडन गश होगा, ब्लड एक साथ आएगा, 70% जो फीलिंग होती है एक बार में कंप्लीट हो जाती है। 0.11 सेकंड, याद रखना दोस्तों, 0.11 सेकंड का समय लगता है जिसमें ये रैपिड फीलिंग होती है। जो बाकी का जो समय होता है उसमें 30% जो ब्लड होता है वो वहां पर फिल अप होता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये रैपिड फीलिंग फेज के लेवल पर होता है। इसीलिए यहां पर याद रखना, इस पीरियड के दौरान वेंट्रिकल में ब्लड का रशिंग होता है बहुत तेजी के साथ, और इसीलिए थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। याद रख लेना, जब यहां पर रैपिड फीलिंग फेज होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल ओपन होगा, ब्लड का सडन रश होता है कहां पर, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में इसी दौरान आइसोटोनिक रिलैक्सेशन पीरियड होता है। यानी भरने दो वेंट्रिकल्स को, आने दो, जितना भी ब्लड ऊपर से आ रहा आने दो,
ब्लड आ रहा है, लगभग 70% फीलिंग होती है इस फेज के दौरान, और इसीलिए 0.11 सेकंड लगता है। और इसी फेज के दौरान वेंट्रिकल में ब्लड का रशिंग जो होता है, वो रशिंग के कारण एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको आप थर्ड हार्ट साउंड कहते हैं। याद रख लेना दोस्तों, यानी ये रैपिड फेज फीलिंग जो होता है, रैपिड फीलिंग फेज होता है, उस दौरान आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब आप स्लो फीलिंग फेज देखोगे दोस्तों, तो स्लो फीलिंग फेज के दौरान यानी ब्लड के सडनली रश के द्वारा, यदि ब्लड अचानक वहां पर रश कर रहा है, उसके बाद आप देखते हो वेंट्रिकल फीलिंग एकदम स्लो हो जाएगी। यानी 70% जो रश हुआ उसमें थर्ड हार्ट साउंड हुआ, लेकिन जब स्लो फीलिंग होगी, बहुत ही धीरे धीरे जो बाकी का ब्लड होता है धीरे धीरे स्लो फीलिंग के रूप में वहां पर आता है। ठीक है, इसको आप सिस्टम में डायरेक्टली सिस्टोल में आप डायस्टोल कहते हो, यानी यहाँ वेंट्रिकल के लेवल पर इसको डायस्टोल कहते हो। और लगभग मान के चलिएगा दोस्तों 20% फीलिंग इस फेज में उत्पन्न हो जाती है। और स्लो फीलिंग फेज की ड्यूरेशन होती है ना, अब वो 0.11 में 70% फुल हो गया, लेकिन यहाँ 0.19 सेकंड 0.19 सेकंड में 20% की फीलिंग हो रही। सोचिए कितना स्लो हो रहा, कितना डिलेड हो रहा। ठीक है, इसलिए यहां पर ये चीज नजर आती। लेकिन जो तीसरी होती है लास्ट रैपिड फाइनल फीलिंग फेज, ठीक है, जितना बचा हुआ है वो लास्ट में आता है और अचानक एक बार में आ जाता है। ठीक है, लास्ट रैपिड फीलिंग फेज आर्टेरियल सिस्टोल के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों, आर्टेरिया के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ठीक है, याद रखना, लास्ट रैपिड फीलिंग फेज आर्टेरियल सिस्टोल के कारण उत्पन्न होता है, और स्लो फीलिंग पीरियड के बाद आर्टेरिया एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ब्लड के स्मॉल अमाउंट को, जो बचा कुचा ब्लड होता है, स्मॉल अमाउंट को दोस्तों वेंट्रिकल में पुश कर देता है, और इस पीरियड के दौरान लगभग 10% वेंट्रिकल फीलिंग होती है। और यही कारण है आर्टेरियल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल्स में ब्लड के एडिशनल अमाउंट के फ्लो को आर्टेरियल किक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब कभी भी आर्टेरियल सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस दौरान वेंट्रिकल में ब्लड का जो एडिशनल अमाउंट, जो लास्ट का अमाउंट, जो बचा कुचा अमाउंट है, उसको जब वहां ऐड किया जाता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं आर्टेरियल किक। ठीक है, और इस आर्टेरियल किक के माध्यम से जितना भी वहां पर सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको वहां पर डाल दिया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपके टेबल प्रैक्टिस में होता है, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों पूर्ण रूप से इसके बारे में बताया कि ये कार्डियक साइकिल के दौरान जब ये चीजें होती है, तो आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ता है, इन चीजों को समझना पड़ता है। इसीलिए हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर डेवलप प्रेशर को हम इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कहते हैं दोस्तों, और ये ब्लड के सर्कुलेशन के लिए आवश्यक है। इसीलिए ये पूरी प्रोसेस आपको समझने के लिए जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के माध्यम से ब्लड के फ्लो करने का तरीका वेंट्रिकल के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वेंट्रिकल में कितना प्रेशर है, और जिससे ब्लड पंप आउट होता है। ठीक है, ब्लड कितना पंप आउट होता है वेंट्रिकल से। इसीलिए दोस्तों इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर ब्लड के सर्कुलेशन के लिए एसेंशियल होता है, और जब ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए एसेंशियल होता है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखना पड़ेगी दोस्तों समझने के लिए, कि यहाँ पर कितना भी प्रेशर अगर जनरेट हो रहा है, वो प्रेशर हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों। हमेशा जब टेबल प्रैक्टिस में आप करोगे, तो आपको ये लंग्स का प्रेशर और आपके आर्टेरियल हार्ट का प्रेशर दोनों को कोरिलेट करके चलना है। यदि आप नहीं कर पाए तो आपका फेलियर है रिजल्ट का, आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। मैं आपको फट से क्यों बता देता हूँ, क्योंकि मेरी ये फिजियोलॉजी पूरी क्लियर है, और मुझे समझ में आ जाता है कि ये पेशेंट इसका प्रॉब्लम है। अभी राकेश सर आए तो उन्होंने भी देखा था, अभी यही बात इन्होंने भी कही कि सर आप तो पेशेंट को बहुत जल्दी एग्जामिन कर लेते हो, हम लोगों को टाइम लगता है। मैंने कहा साहब आप केवल सिंगल प्लांट के स्टडी करो, फिर मेडिसिन के स्टडी करो, लेकिन साथ में फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बिहेवियर को समझो, इस आदमी के ऑर्गन के काम करने के तरीके को समझ लो। आपको कुछ नहीं करना, ये बहुत सिंपल फॉर्म में, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, कुछ व्यावसायिकीकरण के द्वारा, कुछ हमारे ट्यूटर्स बहुत स्ट्रांग है जो केयर प्रोटोकॉल बता के भाग लेते हैं। ठीक है, एक उसके द्वारा, या फिर हमारे कॉलेजेस में एजुकेशन नहीं दिया गया उसके द्वारा। ठीक है, जब हम दे रहे हैं तो हमारे पे मतलब कमेंट्स किए जा रहे हैं, बड़ा दुख होता है दोस्तों। छोड़िए, एओर्टिक प्रेशर जब चेंजेस होता है कार्डियक साइकिल के दौरान, अगर आपने पकड़ लिया तो यू आर द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। मैं कह सकता हूं, आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, मैं अपने पिताजी को बचा पाया हूं दोस्तों इसी नॉलेज के बस पर। अभी मैंने आप लोगों को ध्यान हो तो छुट्टी ली थी बीच में 2-4 दिन के लिए, उनको दिखाने ले गया था। रात में 2:30 बजे पूरे कोलैप्स हो गए थे, 100% कोलैप्स है दोस्तों। ये पूरा पैरालाइज था,
गिरे थे, सिर के बल फाड़ लिया था, 7 टाके आए थे, कंप्लीटली पैरालाइज थे दोस्तों, और यूरिन फ्लो नहीं हो रहा था, बहुत सीवियर कंडीशन में थे। A3B का मसाज किया था हार्ट पर, S1RE को इंटरनल लगाया था, और मैंने जब ब्लड प्रेशर चेक किया मैंने कहा तुरंत, अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता मैं। तुरंत मैंने उनको A1 और B को पॉजिटिव में दिया था 10 मिनट के अंदर, इंजेक्शन लगाया था उनको 10 मिनट के अंदर दोस्तों, उनका रिवर्स हो गया और हांफने लगे। उनको प्रॉब्लम हो तो बता नहीं पा रहे थे, धीरे 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 1 घंटे में नॉर्मलाइज हुए, हाथ पांव अच्छा गर्म किया, उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया। उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कैसा लग रहा है अभी आपको, चलना है हॉस्पिटल? बोले नहीं मुझे अब ठीक लग रहा है। सुबह में लेकर गया, 11 बजे हॉस्पिटलाइज किया, दिखाया, उनके पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई। बोले इनको तो मेजर अटैक था, आपने कैसे सर्वाइव कर लिया, क्या हो भैया, आप कहाँ से क्या करते हो? मैंने उनको सब बताया कि ऐसा ऐसा मैंने किया। तो यार अजीब काम करते हो, बोले ये कौन सी पद्धति है, बोले जिसमें इंजेक्शन भी आ गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमोपैथ का कमाल है दोस्तों। मेरे पिता जिंदा है तो इलेक्ट्रोमोपैथ के कारण है दोस्तों, इसलिए मेरे माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। याद रखना का दोस्तों, एओर्टा में डेवलप होने वाले प्रेशर को एओर्टिक प्रेशर कहते हो, आप कहते हो ना। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से जितने भी ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए बहुत नेसेसरी होता है। अगर आप पूरे ब्लड सर्कुलेशन कर रहे हो तो उन सर्कुलेशन के लेवल को मेंटेन करना आपके लिए नेसेसरी प्रोसेसेस होती है दोस्तों। यदि आप इन सारी चीजों को स्टडी करते हो तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, जब एओर्टिक प्रेशर में कोई भी चेंजेस होगा, अगर आपको पता नहीं है तो मुझे बताओ आप कैसे करोगे दोस्तों। ठीक है, याद रखना मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर एओर्टा में कितना होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। आप एक इलेक्ट्रोमोपैथ फिजिशियन हो, इमीडिएट ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 मेडिसिन है, A1, A2, A3। आपको पता लगाना है कि आर्टरी से मतलब हार्ट से आपकी पंपिंग कैपेसिटी कैसी है, पहली बात। दूसरी बात, हार्ट से आर्टरियल सप्लाई में प्रॉब्लम है या वीनस सप्लाई में प्रॉब्लम है, आर्टरीज के माध्यम से बॉडी में नहीं जा रहा या बॉडी से हार्ट में नहीं जा रहा। अगर ये प्रोसेस है, आप तुरंत वहां पर दोस्तों सिस्टमिक प्रेशर में तुरंत बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। अर्थात सिस्टमिक एओर्टा में प्रेशर हमेशा पल्मोनरी आर्टरी की तुलना में हाईवर होता है। याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स की तरफ जो प्रेशर जा रहा है उसकी तुलना में हमेशा आपकी सिस्टमिक एओर्टा में प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। यानी आप वेंटिकल से जब प्रेशर देख रहे हो पंप हो रहा, तो वेंटिकल से जो लंग्स में जा रहा है उसका पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर हमेशा कम होगा, लेकिन आपके लेफ्ट वेंटिकल से एओर्टा में जा रहा है उसका प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। याद रख लेना इस बात को, हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए लेफ्ट वेंटिकल में राइट वेंटिकल की तुलना में हाई प्रेशर होने के कारण होता है। याद रखना, लेफ्ट वेंटिकल सबसे मोटा होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, ताकि पूरी बॉडी में एक ही बार में ब्लड को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसलिए लेफ्ट वेंटिकल में राइट वेंटिकल की तुलना में प्रेशर ज्यादा होता है। ये भी एक कारण होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको विशेष तौर से याद रखना है, कभी भूलना नहीं है दोस्तों। सिस्टमिक एओर्टा में जो मिनिमम प्रेशर होता है लेफ्ट वेंटिकल में मिनिमम प्रेशर की तुलना में ज्यादा ग्रेटर होता है। यानी लेफ्ट वेंटिकल में जितना प्रेशर आ रहा है ना, उससे 1 गुना 2 गुना ज्यादा प्रेशर जो है आपको वहां पर दोस्तों एओर्टा के लेवल पर देखने को मिलेगा। और एओर्टा में जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उस इलास्टिक टिश्यूज के प्रेजेंट के कारण होता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, इस प्रकार से जब फोर्स होता है, आपका पल्स होता है, वो इलास्टिक टिश्यूज इस प्रकार से कांटेक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं एओर्टा में। ठीक है, तो एओर्टा को रिकॉइल करते हैं, एओर्टा को रिकॉइल करने में इनेबल होते हैं, और यही कारण है उनकी रिकॉइलिंग एबिलिटी के वजह से दोस्तों वहां पर ये प्रेशर आपके वेंट्रिकल की तुलना में वहां पर और ज्यादा क्रिएट हो जाता है, और इसीलिए हायर लेवल पर मिनिमम प्रेशर को मेंटेन करने का काम किया जाता है। ठीक है, यानी ये हायर प्रेशर है, और इस हायर प्रेशर के लेवल पर उस एओर्टा में बनने वाले जो प्रेशर होते हैं उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है, और इसी मिनिमाइज करने के कारण 120-80 mmHg का जो प्रेशर होता है वो आपको यहाँ पर मेंटेन होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बताऊंगा। ब्लड प्रेशर को आप ऑब्जर्व करोगे तो कहाँ के प्रेशर को 120 ले रहे हो, कहाँ के प्रेशर को आप 80 ले रहे हो। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। और यही प्रेशर का लेवल जब आप समझ में आओगे ब्लड प्रेशर के लेवल पर, तो आपको बारीकियां ऐसे पता लग जाएगी जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल हो, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि फिजियोलॉजी ऐसा है, काम ऐसे कर रहा है, हार्ट साउंड ये बना रहा है, यहाँ पर ये ब्लड आ रहा है, यहाँ पर ये ब्लड आ रहा है। हार्ट में अगर इस जगह से ब्लड प्रेशर करेक्ट करेगा तो एओर्टा के ऊपर जो बैरो रिसेप्टर होता है वो तुरंत पकड़ लेंगे कि भाई प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, 200 तक चला गया, आप बोल दो भाई हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल करना
आपको आना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ, इस प्रेशर को अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमें कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटा सा डेमो जो मैंने दिया आपको, वो पूरे हार्ट के लेवल पर दिया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, हम रिपीटाइजेशन करते हैं दोस्तों। जो हार्ट का फंक्शन था उस पे मैंने आपको बताया कि साउंड कैसे प्रिपेयर हो रहा। अब वास्तव में बताता हूं कि हार्ट साउंड कैसे डेवलप होता है। ठीक है, अब मैं आपको वास्तविक में बता रहा हूं कि हार्ट साउंड कैसे डेवलप हो रहा है। और ये वो कंडीशन होती है जिसमें डिफरेंस नजर आना चाहिए। आपको हर बार कोई साउंड सुनाई देगा, आप कैसे पहचानोगे? आप कैसे पहचानोगे कि हार्ट साउंड है? और वास्तव में ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कैसे पहचानोगे? याद रखना दोस्तों, प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट के मैकेनिकल एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले हार्ट को, वहां पर जो साउंड होता है उसको हार्ट साउंड कहते हैं। प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की जो मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, उस मैकेनिकल एक्टिविटी के द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाला साउंड होता है उसको हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट साउंड कई प्रकार के द्वारा प्रोड्यूस होता है, कई तरीके के द्वारा प्रोड्यूस होता है दोस्तों। सबसे पहले कार्डियक चेंबर के माध्यम से होने वाले ब्लड के फ्लो के कारण, यानी आपके कार्डियक चेंबर में जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड के फ्लो के माध्यम से, वहां पर फ्लो ज्यादा या कम है ना, उस ब्लड के फ्लो के माध्यम से होने वाला जो साउंड होता है वो हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। कार्डियक मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों, ठीक है, उस कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला साउंड, ठीक है, कार्डियक मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होने वाला साउंड, और हार्ट के वॉल के क्लोजर होने के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला साउंड। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं जानने के। एक, कार्डियक चेंबर के माध्यम से ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, दूसरा, कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस दौरान अगर कोई साउंड डेवलप हो रहा है। हार्ट के वॉल के क्लोजर होने पर अगर साउंड डेवलप हो रहा है। ये चीजें आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों, आपको पर्टिकुलर एरियाज वाइज बताता हूँ कि कहां पर आप इस पर्टिकुलर साउंड को सुन सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन आज दे रहा हूँ, पूरा क्लियरिटी कल करूंगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना याद रखना दोस्तों, स्टेथोस्कोप और माइक्रो, ठीक है, जितने भी माइक्रोफोन होते हैं, स्टेथोस्कोप या माइक्रोफोन होता है, आप यहाँ रख दीजिए, माइक्रोफोन को अटैच कर दीजिए, आपको सुनाई दे जाएगा। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप या माइक्रोफोन के यूजिंग के द्वारा दोस्तों आप चेस्ट के ऊपर या ईयर के लेवल पर रखने के द्वारा भी हार्ट साउंड को हियर कर सकते हो, सुन सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसको आप ग्राफिकली रिकॉर्ड भी कर सकते हो। सबसे बड़ा अप्रोच बता रहा हूं, आप कंप्यूटर के साथ इसको जोड़ दीजिए और ग्राफिकली आप देखेंगे ना, तो ग्राफिकली भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो कि देखो हार्ट की ये फिलॉसफी चल रही और यहाँ पर हार्ट का ये साउंड सुनाई दे रहा। तो मैंने जो प्रोसेस बताई वो हार्ट के वर्क के साथ आपको प्रोसेस बताई, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि यहाँ पर ये कंडीशन में हार्ट में इस जगह पर हार्ट साउंड आपको सुनाई देगा। तो वो पूरी डिटेल स्टडी आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान आपको 4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, मैंने चारों के बारे में बताया, फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड को। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हार्ट, अब ऐसा नहीं है कि चारों हार्ट साउंड आप एक बार में सुन सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए बहुत लॉजिकल फील्ड लगाना पड़ता है। यानी फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड को हम क्लासिकल हार्ट साउंड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रख लेना, अगर टेबल प्रैक्टिस में डायग्नोसिस की बात की जाती है, अच्छे धुरंधर डायग्नोसिस नहीं कर पाते कि हार्ट साउंड कम प्रिपेयर हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड को हम क्लासिकल हार्ट साउंड कहते हैं। इसे स्टेथोस्कोप के यूजिंग के द्वारा बहुत आसानी से, यदि आप 10 से 15 पेशेंट को भी अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना सीख जाएंगे, तो मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस चालू कर दीजिए आज से, और 4 से 6 दिन के बाद आप मुझे बताइएगा कि स्टेथोस्कोप के यूजिंग के द्वारा आप हियर कर पा रहे हो कि नहीं। बहुत आसानी से आप हियर कर पा रहे हो फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड को, आप दोस्तों क्लासिकली वहां पर हार्ट साउंड को सुन सकते हो। इसे हम स्टेथोस्कोप के यूजिंग के द्वारा दोस्तों हियर करते सुनते हैं। ठीक है, ये दो साउंड मोर प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, और टेबल प्रैक्टिस में आप लोग बहुत आसानी के साथ इसको ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, जो स्पोकन वर्ड होता है ना, लब और डफ, LUB DUBB, ठीक है, आप ये दो स्पोकन वर्ड समझ लीजिए, लब और डब। ठीक है, आप जब हार्ट साउंड सुनेंगे ना, स्टेथोस्कोप रख के आपको लब डब लब डब लब डब लब डब,
यानी यहां पर आपको याद रखना है लब और डब, ठीक है, ये रिसेंबल करता है दोस्तों। और जब ये हार्ड साउंड सुनाई देते हैं ना, लब में फर्स्ट, डब में सेकंड, ये बहुत इजी प्रोटोकॉल्स हैं जो आप टेबल प्रैक्टिस में मर्ज कर सकते हो दोस्तों, सीख सकते हो, देख सकते हो। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ हार्ड साउंड होता है, याद रखिएगा, थर्ड हार्ड साउंड एक माइल्ड साउंड होता है, बहुत माइल्ड साउंड होता है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में स्टेथोस्कोप के यूजिंग के द्वारा आप हियर नहीं कर सकते, कभी भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते हो। लेकिन माइक्रोफोन के यूजिंग के द्वारा आप इसको हियर कर सकते हो, इसीलिए मैंने वहां कहा माइक्रोफोन का उपयोग कीजिए दोस्तों। फोर्थ हार्ड साउंड एक इनऑडिबल साउंड होता है, ठीक है, इनऑडिबल, आप इसको सुन ही नहीं सकते। ये केवल पैथोलॉजिकल कंडीशन जब डेवलप होती है, उस पैथोलॉजिकल कंडीशन के दौरान ऑडिबल होता है। यानी आपके हार्ट में कोई बीमारी हो गई, हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज हो गई, वहां पर आप इसको ऑडिबल कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड आप सुनने की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, स्टेथोस्कोप से आप सुन सकते हो। केवल पैथोलॉजिकल कंडीशन में फोर्थ हार्ट साउंड आपको सुनाई देगा। थर्ड हार्ट साउंड बहुत स्लो होता है, केवल माइक्रोफोन के उपयोग से आप कर सकते हो। ये साउंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा केवल स्टडी होता है दोस्तों, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों फोनोकार्डियोग्राम, याद रखना, फोनोकार्डियोग्राम। इस फोनोकार्डियोग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से आप हार्ट साउंड को थर्ड और फोर्थ के लेवल को स्टडी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा दोस्तों, और उसी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बिहाफ पर आपको बताऊंगा। आप में से कई लोग हार्ट की डिसीजेस को दोस्तों 1 घंटे में डायग्नोसिस करने के वैल्यू पर आ जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। हाँ, A.K. रंजन सर बोलिए, डॉक्टर A.K. रंजन। जी सर, नमस्ते सर। सर ओविसिट्रॉन ड्रॉप जो बताए सर ट्राइग्लिसराइड में कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो उसको देना कैसे है सर? उसको आपने दिया नहीं ओविसिट्रॉन को 5-5 ml सुबह शाम, डायरेक्ट ऑन टंग की बीच में आता है सर? 5-5 ml डायरेक्ट ऑन टंग दोगे आप, सीधे गर्म पानी में दो ना भाई। ओके सर। और जीटी भी वहाँ पे देना पड़ेगा सर? जीटी को नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना, इसके बाहर जी गैंग्रीना कोड में लिम्फो बूस्टर वाला आ गया, आप गैंग्रीना कोड दे दो, L1A3 दे दो, जनरल टॉनिक में L1A3 है ऑलरेडी, आप L1B या G डाल के दे दो, A1W दे दो या A1A3 दे दो B के साथ, आप देखो कितना मैजिक रिजल्ट आता है। ओबिसिट्रॉन इसलिए कि जब भी वैस्कुलर डिसीज होती है, वैस्कुलर डिसीज में ज्यादातर मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होती है, आप मेटाबॉलिक प्रोसेस को करेक्ट कर दोगे तो जो जितने भी लचीलापन होता है उसका, उसके लिए तो सबसे रामबाण है। आपकी आर्टरी और हार्ट के लेवल पर अगर किसी चीज का काम कराना तो ओबिसिट्रॉन से बेटर कोई वर्क कर ही नहीं सकता सर। मैं बड़ी मुझे खुशी के साथ आपको बोलना पड़ रहा है, मैंने 5,000 पीस कल दे दिए, 5,000 पीस मैंने अभी तक दिए हैं, कल मैंने 5,000 पीस का जो ओबिसिट्रॉन दे चुका हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक्स। निर्मल सर, निर्मल सिंह सर, निर्मल सिंह सर। हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर। सर रिजल्ट है ना कोलेस्ट्रॉल में सर, मैंने तो 20 से 25 पेशेंट को दिया है सर, सभी का कोलेस्ट्रॉल लेवल 550 से 10 में 15 दिन में 250, टीजी सर वो भी 750 से 350 आ गया सर 10 में 15 दिन में, 10-15 दिन में। वेरी गुड सर, हेड्स अप आपको। आप देखो ये मेहनत है आपकी सर, आप केवल, आप मुझे बताओ, मैं जो साइकोलॉजी बता रहा हूँ, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी की, आप मानते हो कि नहीं हम में यही कमी थी? अगर हम ये कमी को दूर कर देंगे हर सिस्टम के लेवल पर, हमको जरूरत है क्या निर्मल सर किसी की? सर मैं सिर्फ S6 500 देता हूँ हर किसी को इसके साथ। जी बिल्कुल दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। S6 तो स्पेशली मेटाबॉलिक, लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है, उसकी भी जरूरत नहीं है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, दे रहे हो तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है। मैं नहीं देता हूँ सर।
मैं बहुत कम देता हूँ S6 को। ठीक है सर। जी बहुत बढ़िया सर, हेड्स ऑफ। जी राकेश सर। जी राकेश सर। सर थैंक यू। जी गुरुदेव। अरे कहाँ सर, आप मेरे को गुरुदेव बोल रहे हो यार, सर शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे आप। सर देखो ऐसा है, हम लोग तो सब फैमिली मेंबर है, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो ही तो हम लोग स्ट्रांग बनेंगे ना। ये ऐसा मत बोलो, ये मुझे शर्मिंदा मत करो प्लीज सर। जी जी। मैं ये बोला था सर, एक ये वस्कुलर में मैंने कल L2 का 200 दिया है सर एक पेशेंट को। जी इमीडिएट काफी ज्यादा पेन था उसको, मतलब थाई रीजन में लेटरल मेडियल साइड में आ रहा था। जी तो सस्पेक्टेड लिम्फ से भी रिलेटेड था, और थोड़ा मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि वहाँ उसका ब्लॉकेज भी है या कुछ आर्टीरियल का भी, क्योंकि वो किडनी सिस्ट का पेशेंट है उसी सेम साइड में। जी। वो समझ के मैंने उसको L2 दिया था, और उसको मैंने इसके बाद उसको अपना राइट साइड का जो अपना C11 वाला जो था, हाँ L2 वाला जो प्रोटोकॉल है वो उसको लगाया था। और जी बहुत पेन था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो लगाने के बाद दिया तो बोले मेरे को अभी इमीडिएट आराम नहीं है, लेकिन आधे घंटे बाद उसका 50% डिडक्शन हो गया, जी। और मॉर्निंग में 100% डिडक्शन था उस पेशेंट का। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। और उसको वो उसने छुपाई थी, और वो एटलीस्ट उसको कम से कम 10 साल से है ये तकलीफ। वाह, फिर तो बहुत सीवियर कंडीशन थी सर, बहुत बढ़िया। और उसको ओबेसिट्रॉन वगैरह दिया, मैंने चालू किया उस पेशेंट को, जी क्योंकि उसको स्टोन भी है, फैटी लिवर भी है, अल्कोहलिक भी है, नशा मुक्ति ड्रॉप भी चल रहा है उसका, बहुत कुछ चल रहा है सर। आएगा रिजल्ट, मैं देता हूँ उसका। बिल्कुल बिल्कुल राकेश सर, बहुत बढ़िया। किडनी किडनी सिस्ट भी दिया उसको, किडनी सिस्ट भी है, और बाइलेटरल सर स्टोन है उसको 8 से ज्यादा। जी ओहो, फिर तो और मेटाबॉलिज्म बहुत गड़बड़ है सर उसका। बहुत बहुत गड़बड़ है सर। आप और देखो राकेश सर, 90% बीमारियां मेटाबॉलिक प्रोसेस के गड़बड़ होने के कारण ही हो रही है। ठीक है, जी जी तो जी सर। मैं जनरली यही करने लग गया हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा अगर किसी को मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर गड़बड़ आ रहा तो यही ओबिसिट्रान को D5 में बना के दे रहा हूँ, साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर 2 दे रहा हूँ, एक को बिफोर मील एक को आफ्टर मील, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, सर मेटाबॉलिक को हम लोग जनरली D4 में चलाएं कि C5 में कि सेकंड में सर? D5 में सर, D5 में बहुत अच्छा काम करेगा। न्यूट्रिशन दे रहे हो ना सर, जी जी आप D5 में चलाओ, बहुत मैजिक काम मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। जी सर। सर एक चीज पूछ रहा था, एक चीज की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि इन्फ्लामेशन में जैसे एक्जिमा में बहुत ड्राई हो या वेट हो, उसमें जी कैसा है कि वस्कुलर डैमेज होता ही है पेशेंट को, वेरिकोस वेन होता ही है कहीं ना कहीं हिस्ट्री में। हाँ और दूसरा वहाँ इतना इन्फ्लामेशन और गर्मी है ना, तो बहुत ईचिंग आ जाता है स्क्रैच के कारण, और फिर वहां पे ऐसा पैर भरा भरा लगता है, स्वेलिंग आ जाती है बहुत एडिमा। उस हाँ कंडीशन में सर एक्चुअली मैं S6 C6 L1Y D6 में भी दिया, तो उसका इतना रिजल्ट नहीं आ रहा है गैंग्रेनॉल फूड के साथ, तो उसमें कंडीशन में क्या करें सर? सर H3C3G नेगेटिव चलाओ ना, जो आपको याद है मैंने खसराज सेमिनार में स्किन 1 और स्किन 2 दिया। जी वो चल रहा है, मतलब मैंने इनमें ऑर्गेनो बूस्टर दिया था सर 30 में बना के, पर उससे हाँ, रिडक्शन नहीं हुआ सर। नहीं सर, हमेशा याद रखो, जी आपका स्किन 1 स्किन 2 हर प्रकार की स्किन में, चाहे वो एक्जिमा हो या कुछ जी भी हो, इवन जी सोरोसिस को कवर कर रहा है सर। आप 10th से उसको पॉजिटिव की तरफ आ जाओ, आप देखो, आप वो भी 147 रेशियो को, और प्योर डिस्टिल वाटर बेस बनाओ, इतना बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। अभी मुझे किसने, बहुत अच्छा डॉक्टर है यूपी के हैं, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि सर आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना खतरनाक रिजल्ट मिला है कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। बोले कि देखो, मैं, उसने बेचारे ने इतना बढ़िया मुझे बताया फीडबैक, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले उसको। वो 10th डायलेशन वो अब 30 में जा रहा है, उसने घर ही बना डाले स्किन 1 स्किन 2 के 30, और वो 30 में दे रहा है, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहा है। जी जी सर। जी थैंक यू सर। जी। ठीक है दोस्तों, आज हम यही रखते हैं।